हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट के लिए एक और ईवीएस की ज़बरदस्त वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सभी प्रकार के प्रश्न होंगे जो भी पर्यावरण से संबंधित है। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की आज मैं बात करूंगा, पर्यावरण एक स्रोत है, किसका सोर्सेज एनवायरमेंट। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम का, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है औषधि का, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है ऊर्जा का, या इनमें से सभी का। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी का। एक मेन सोर्सेज है एनवायरनमेंट, लर्निंग का भी है, मेडिसिन का भी है, एनर्जी का भी है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र कौन से होने चाहिए। गर्मी के दिनों में सबसे अच्छे वस्त्र किसके होने चाहिए, क्या सूती, क्या रेशमी, क्या पॉलिस्टर, क्या रेयन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। सूती वस्त्र होने चाहिए, कॉटन के वस्त्र होने चाहिए। और अगर वाइट कलर के हैं या फिर लाइट कलर के होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो प्रकाश होता है, जो ऊष्मा होती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो सही मायने में तो हमारे कॉटन के गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा लाभदायक वस्त्र होते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है टीएलएम। देखो टीएलएम की बात की जा रही है। कई सारे शिक्षक एग्जाम, जो टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनके अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो टीएलएम का अर्थ क्या होता है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टीचिंग लाइट मटेरियल, या ऑप्शन नंबर सेकंड है टीचिंग लर्निंग मेथड, या ऑप्शन नंबर सी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वही टीएलएम की फुल फॉर्म होती है। और मटेरियल कैसा, जो भी हम लोग शिक्षण में, हम पढ़ाने में, टीचिंग में प्रयोग लाते हैं सामग्रियाँ, उन सभी सामग्रियों को मिलाकर ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने के लिए इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। तो मतलब एजुकेशन की बात की जा रही है, पाठ्यचर्या की बात की जा रही है, तो किस स्तर पर उसको मतलब इसका निर्माण किया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या राज्य स्तर पर, क्या जिला स्तर पर, क्या विद्यालय स्तर पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जिला स्तर पर जो होता है वही हमारा निर्माण किया जा सकता है पाठ्यक्रम का, जब प्रभावशाली बनाया जाता है तो उसको। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है। एनवायरमेंटल टीचिंग की इफेक्टिव मेथड कौन सा है। क्या वो व्याख्यान है, क्या आगमन है, क्या निगमन है, क्या प्रयोगशाला विधि है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रयोगशाला विधि जो होती है वही एनवायरमेंट शिक्षण के लिए प्रभावशाली विधि है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने की प्रभावशाली विधि इनमें से कौन सी है। देखो, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर बनाने के लिए इफेक्टिव मेथड कौन सा है। क्या वो भ्रमण विधि है, क्या वो बागवानी विधि है, क्या समूह कार्य विधि है, या इनमें से सभी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। उपरोक्त सभी। भ्रमण से बच्चा सीखेगा अच्छा खासा। बागवानी, जब हम उसे बगीचे में, पार्क में लेकर जाएंगे। उसके बाद समूह कार्य, समूह में बैठकर जब बच्चा सीखता है तो वो एक सबसे अच्छी बाल केंद्रित प्रभावशाली विधि होती है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि दूध से दही का बनना, किससे, दूध से जब दही का बनना होता है, क्या वो भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्या तापीय परिवर्तन है, क्या नाभिकीय परिवर्तन है। तो कौन सा ऐसा चेंजिंग आता है, क्या परिवर्तन होता है, केमिकल फिजिकल होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस समय दूध से दही बन गई, क्या फिर वो दही से दूध बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। तो कोई भी ऐसी विधि जब एक किसी रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है और वापस उस रूप में नहीं आ पाएगी, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो विधि ऐसी होती है जहां पर एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करा और वापस पुनः उसे दूसरे रूप में लाया जाता है, तो वो भौतिक विधि कहलाती है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विधि या विशेषता नहीं है। क्या वैधता, लिमिट नहीं है, क्या विश्वसनीयता नहीं है, क्या वस्तुनिष्ठता नहीं है, क्या
उत्तीर्ण करना नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उत्तीर्ण करना, बच्चों को पास करना ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए रोटेट मेथड को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने का निर्माण होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रश्न क्या होते हैं कि बिल्कुल सटीक आंसर देना में, तो वहाँ पर हम लोग रट्टा नहीं मार सकते। हम लोग क्या करेंगे, सटीक आंसर को पढ़ेंगे, बिल्कुल सटीक उत्तर देंगे। तो इसीलिए रटन प्रणाली से दूर हो जाती है अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से डिस्कस किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि चूहे के द्वारा या चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? देखो, चूहों के द्वारा कौन सा रोग होता है? क्या चेचक होता है, मलेरिया होता है, प्लेग होता है, तपेदिक होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, प्लेग बीमारी। और प्लेग जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और वो जीवाणु आता कहाँ से? तो पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो वो जो पिस्सू होते हैं ना, उन पिस्सू पर वो बैक्टीरिया आता है, ठीक है, जो चूहे के ऊपर पिस्सू होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्लेग रोग हो जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो वो है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ठीक है भाई, यूरोप अगर बात की जाए, ये है हमारा अफ्रीका, इसके नीचे है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर जो ये बीच में आ रहा ना, डॉट डॉट दिखाई दे रहा आपको, ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है। ओके, अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या वो रासायनिक चक्र कहते हैं, या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, ये होगा हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। तो जैव भू रासायनिक चक्र इसको कहेंगे हम लोग, जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्रण होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है संकटग्रस्त, जो भी संकटग्रस्त जंतु है, जैसे कि दैत्याकार पांडा, जो पांडा है ना संकटग्रस्त है ना, तो वो पाया जाता है क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्या भारत में, क्या चीन में, क्या ब्राज़ील में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, चीन, चाइना के अंदर पाया जाता है पांडा, और वो भी तिब्बत वाला रीजन, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना, उस जगह पर लगभग। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, सबसे अच्छी टीचिंग मेथड कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। देखो, जब भी विचार गोष्ठी का मतलब होता है जब हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम लोग समूह में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, किसी विद्यालय में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, किसी समाज में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो तो विचार गोष्ठी कहलाता है। और कार्य योजना अगर उसके साथ जुड़ जाए तो फिर तो उससे बढ़िया क्या चीज़ है? तो शिक्षण विधि जो है वो एक विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होनी चाहिए सबसे उपयुक्त। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या बंगाल के पास से होकर उस जल में गिर जाती है जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं? तो क्या ताप्ती है? क्या नहीं भाई, गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी तो उधर गिरती है जाकर अरब सागर में। क्या सुवर्ण रेखा है? क्या नर्मदा नदी है? क्या सिंधु नदी है? तो नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है और सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, सुवर्ण रेखा जो है, क्योंकि ये नदी झारखंड से निकलती है और उसके बाद निकल के सीधा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? हिमानी का मतलब होता है बर्फ के द्वारा होता है। तो बर्फ के द्वारा इनमें से कौन सी घाटी का निर्माण हो जाता है? क्या लैपिस का, या यू आकार की घाटी का, या वी आकार की घाटी का, जल
प्रपात का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। जो यू आकार की होती है घाटी, जैसे पर्वत है ना, जैसे ये पर्वत है हमारे, इन पर्वतों पर जिस समय बर्फबारी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बर्फ़ यहाँ इकट्ठा होते चली जाती है जो इसमें अंदर की साइड में, और जब अंदर की साइड इकट्ठी हो जाएगी तो ऐसे करके एक घाटी बन जाएगी जिसे हम लोग यू आकार की घाटी कहते हैं। तो हिमानी के द्वारा बनी घाटी का नाम क्या है? यू आकार की घाटी है। और अगर बात की जाती है किसी पर्वतों से होकर जिस समय कोई नदी गुजरती है और नदी उसको पर्वतों को या किसी भी स्थान को काट देती है, तो वहाँ एक वी आकार की घाटी बन जाती है, वी आकार की एक वैली बन जाती है, तो वो है नदियों के निर्माण से, और हिमानी के निर्माण से यू आकार की घाटी बनती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है मध्य प्रदेश में एमपी में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है ना? लेक्स सिटी कहलाता है। कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें वहाँ पर बहुत सारी पाई जाती हैं, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण करता है या किसका संरक्षण करता है? क्या हाथी का करता है, पक्षियों का करता है, गेंडा का करता है या शेर का करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, शेर का संरक्षण करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट का मतलब होता है गैसों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट मटीरियल होता है, तो वो गैस अपशिष्ट होता है। तो गैसीय अपशिष्ट जो है वो किससे निकलता है? तो ये आंसर होगा इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है वही हमारा एक गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के अंदर आता है जो प्रदूषण फैलाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। राज्यसभा में जो हमारा पार्लियामेंट का सबसे अपर हाउस होता है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सीधा सा प्रश्न है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये तो पता है आपको। एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को तो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और वर्तमान में कौन है वाइस प्रेसिडेंट? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन वर्तमान में उपराष्ट्रपति है हमारे भारत के, और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चल रहे हैं, ठीक है। और वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है महासागरों में, ओशियंस में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा सैलिनो, कौन सा लवण, कौन सी साल्ट सबसे ज़्यादा हमारी पाई जाती है समुद्रों में, महासागरों में? तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे कहते हैं, जिसे नमक भी कहते हैं, साधारण नमक होता है, तो वही हमारा महासागरों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है इसके अंदर? क्या बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूप चेंज होकर बनता है, और चूना पत्थर एक प्रकार का सेडिमेंट्री अवसादी रॉक है, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक का एक रूप चेंज होकर संगमरमर बन गया, मजबूत पत्थर बन गया, तो वही कायांतरित मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि जब मोर सांप को खाता है, कौन? मोर सांप को खाता है, सांप कीटों को खाता है या कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा इनके अंदर? तो क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता या अंतिम अपघटन या अपघट्य, या फिर वो प्राथमिक अपघटक, या फिर वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। देखो, अगर ये एक मैं पिरामिड बनाऊं, यहाँ पर आपको मिलेंगे एक पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधों को टिड्डे ने खाया, फिर टिड्डे को सांप ने खाया, और सांप को किसने खाया? मोर ने। तो मोर तो सबसे ऊपर आ गया, इस पिरामिड के शीर्ष पर आ गया मोर, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है
यहाँ पर मोर का पोषण। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। क्या है एक सही डेफिनेशन इकोसिस्टम की या पारिस्थितिकी तंत्र की। तो क्या, देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पहले पढ़ लो, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, या ऑप्शन नंबर बी है किसी स्थान का आजीवीय घटक, या ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी पर वायुमंडलीय का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट है। एक तो जीव समुदाय और उसके वातावरण, वातावरण मतलब जल हो गया, वायु होगी, मिट्टी होगी, प्रकाश हो गया, ये सारी की सारी मिलकर ही, देखो जब बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसे जैविक एंड अजैविक कह रहे हैं हम लोग, तो जैविक और अजैविक घटक जब आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो वही अच्छा पारितंत्र कहलाता है। तो ये इसका कई तरीके से इसकी परिभाषा दी जा सकती है इकोसिस्टम की। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है निम्नलिखित में वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण का स्नेही माना जाता है क्योंकि वो क्या होता है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करता है, एनवायरनमेंट को बचाता है, सुरक्षित रखता है। तो कौन सा ऐसा वाहनीय ईंधन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। तो ये जो है एक स्नेह कहलाता है पर्यावरण का। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा हमारा, वो है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, क्या नेचर है इंसुलिन का। क्या वो विटामिन कहलाता है, क्या प्रोटीन कहलाता है, क्या वसा कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है प्रोटीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट, प्रोटीन कहलाता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना भी होगा, इंसुलिन का टीका, इंसुलिन की खोज किसने करी थी, है ना। तो ये करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हमारे जो बॉडी है, हमारी जो पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज में जो लैंगरहैंस के द्वीप है, लैंगरहैंस के द्वीप अल्फा बीटा गामा हैं, तो उनमें से जो बीटा कोशिका होती है वो अपने अंदर से इंसुलिन का स्रावण करती है। एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है, या फिर इसे हम लोग जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन भी। तो ये क्या है कि वो वहाँ से निकलता है, फिर वो क्या काम करेगा इंसुलिन, हमारे रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है क्या, इंसुलिन। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है दही निर्माण हेतु इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्परजिलस, क्या स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर रेट्रोवायरस, क्या लैक्टोबैसिलस। देखो यहाँ पर ये कोटोबैसिलस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये लैक्टोबैसिलस है इसका सही है ना, थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो लैक्टोबैसिलस जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और यही बैक्टीरिया क्या काम करता है, दही के निर्माण में सहायक होता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इसके अंदर है। क्या एक स्पाइरोगायरा है, क्या विषाणु है, वायरस है, क्या पैरामीशियम है, क्या हाइड्रा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय विकसित सेल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। और एक कोशिकीय तो हमारा अमीबा भी होता है, प्रोटिस्टा भी होता, प्रोटोजोआ भी होता है, एक कोशिकीय बैक्टीरिया भी होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, और पैरामीशियम या अमीबा जो है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। होते दो सारे के सारे एक कोशिकीय वाले जो मैंने नाम बोले हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है। देखो जो हमारा एक कभी बुखार हो जाता है और बुखार को कंट्रोल में लाया जाता है, तो उसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि मेडिसिन कौन सी है। तो क्या वो ब्रूफेन है, क्या बी कॉम्प्लेक्स है, क्या पैरासीटामोल है, क्या लीव 52 है। तो सही आंसर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है पैरासीटामोल। ओके, तो ये थे आज के टॉप 30 EVS इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।